हेलो एवरीवन एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? हाउ इज एवरीवन? बढ़िया, बहुत अच्छे। एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? आई होप यस, सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं। चलिए तो छोटी सी प्रेयर के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड, प्लीज हेल्प मी लर्न अंडरस्टैंड बेटर, please help me stay away from all the distractions, please help me maintain a very positive attitude। 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकेंड्स। Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहली चीज तो हम जो करने वाले हैं दैट इज क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट आपके हर एग्जाम में आए, चाहे वो प्री हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो आरआरबी पीओ हो, चाहे वो आरआरबी क्लर्क हो, चाहे वो आईबीपीएस पीओ हो, चाहे वो आईबीपीएस क्लर्क हो। 3 टॉपिक्स होते हैं जो हर एग्जाम में आते हैं, जिनके ऊपर हमें सबसे ज्यादा कमांड बनाना है: रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल्स और क्लोज टेस्ट। तो उसी में से आज एक टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज क्लोज टेस्ट। स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा इजी से स्टार्ट करेंगे, बट आगे बढ़ते हुए हम हाई लेवल पे जाते जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करें? ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक बार क्लोज टेस्ट की स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं, जो बच्चे नए हैं उनके लिए। क्लोज टेस्ट का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है क्लोज टेस्ट का स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब क्या होता है? आप ऊपर ऊपर से उस पैसेज को पढ़ो और समझो कि ये पैसेज किस बारे में बात कर रहा है। उसके बाद अगला स्टेप होता है क्वेश्चंस करना। आप एक एक करके आइडेंटिफाई करो कि वहां पे कौन सा वर्ड आएगा। क्वेश्चंस आपको बहुत बार टोन से हेल्प मिल जाती है कि यहाँ पे तो कुछ पॉजिटिव टोन का शब्द आएगा, ये वाला वर्ड तो नेगेटिव होता है। तो बहुत बार आपको क्वेश्चन में मदर टोन से मिलेगी, बहुत बार आपको क्वेश्चन में मदर पार्ट ऑफ स्पीच से मिल जाएगी कि यहाँ पे तो नाउन आएगा। अल्टीमेटली वोकैबुलरी से मिलेगी। तो ये तीनों चीजें हैं जो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेंगी आपके एग्जामिनेशन में। क्या आवाज नहीं आ रही? आवाज क्लियर है ना सभी को? एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। आवाज आ रही है ना? ठीक है, चलो आ जाते हैं। लेट्स कम बैक हियर। स्टार्ट करें फिर? तो क्लोज टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या सभी को पैसेज दिख रहा है? सबसे पहला स्टेप क्या होता है इस पैसेज को करने में? सबसे पहला स्टेप है स्किमिंग। चलो इसको ऊपर ऊपर से पढ़ो और मुझे बताओ ऑथर किस बारे में बात कर रहे हैं। सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना सभी लोग। 30 सेकेंड्स के अंदर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ऑथर किस बारे में बात कर रहे हैं। चलो अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि मैम परफेक्शन 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 हट गए। नहीं, हटा कुछ भी नहीं है, सब कुछ है। बस आपको वो किस में मिल रहा है? कंप्लीटेड वाले में मिल रहे हैं। तो आपके पास 3 कैटेगरीज आती है ना, एक कंप्लीटेड आती है, एक ऑनगोइंग आती है। तो कंप्लीटेड वाले में सारे हैं। चलो अब बात करते हैं ऑथर किस बारे में बात कर रहे हैं। हमको इस बात को आइडेंटिफाई करना था। चलो देखते हैं। टाइटल आपको फूल ना करे, इन्होंने अपनी नई किताब निकाली साइबर सिक्योरिटी को लेके। ये ऑथर हैं, इन्होंने बहुत सारे सवाल को लेके जवाब दिया। ये जो हैं ये यूनिट्स हैं जो रशियन इंटेलिजेंस से लिंक्ड हैं। फैंसी बियर ने बहुत सारे ईमेल्स जिसमें स्पीचेस थी, कैंपेन्स थे। तो हमने ओवरऑल पूरे पैसेज को पढ़ा तो हमें समझ में आया यहाँ पे बात किसकी हो रही है। यहाँ पे जो बात हो रही है वो साइबर सिक्योरिटी की हो रही है। यहाँ पे बात हैकिंग की हो रही है। यहाँ पे बात एक बुक की हो रही है कि वो बुक जो है किस टॉपिक पे है। उस सब चीजों की बात हो रही है। हमें सिर्फ इतना ही समझना था स्किमिंग को लेके। चलो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके क्वेश्चन करेंगे। पहले मुझे बताओ स्किमिंग समझ में आई? मैंने कोई भी लाइन को पूरा नहीं पढ़ा,
मैंने बस ये समझने की कोशिश करी कि ये और पैसेज किस बारे में, तो बस मुझे इतना समझ में आया, एक बुक है जो साइबर सिक्योरिटी पे आई है और फिर साइबर सिक्योरिटी की बात हुई। चलो अब करते हैं क्वेश्चंस पे आते हैं। तो आपको क्लोज टेस्ट में बिल्कुल ऐसे ही करना है, सबसे पहले 30 सेकंड के अंदर ऊपर ऊपर से उसको देख लेना है। अब एक एक करके क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको सारी चीजें बताते हुए चलूंगी, पार्ट ऑफ स्पीच भी बताऊंगी, टोन भी बताऊंगी, वोकैबुलरी भी बताऊंगी। पहला क्वेश्चन, डोंट लेट द अडोरेबल टाइटल फूल यू। ये इतना प्यारा सा जो टाइटल है किताब का, वो आपको बेवकूफ ना बना दे, ऐसा होने मत देना। जैसा कि स्कॉट जे शेफिल्ड। अब सबसे पहले इसमें पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच क्या है बताओ? ये एक सिंगुलर नाउन है, किसी का नाम है, तो सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगता है। तो हमको सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच हमने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस आएगा। चलो अब अगला स्टेप क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अगला स्टेप है टोन आइडेंटिफाई करते हैं, बट उससे पहले इसको एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि इसमें लास्ट में एस और ईएस नहीं लिखा। जैसा कि वो अपनी किताब में कह रहे हैं, वो अपनी किताब में कह रहे हैं, तो कोई नेगेटिव टोन तो नहीं आएगी। कोई इंसान अपनी किताब को लेकर कोई नेगेटिव टोन की तो बात नहीं करेगा। तो या तो टोन न्यूट्रल आएगी या फिर टोन पॉजिटिव आएगी। क्या ये बात सभी को समझ में आई? स्ट्रैटेजी समझना, मैं क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। तो या तो टोन आपकी पॉजिटिव आएगी या फिर न्यूट्रल आएगी, नेगेटिव टोन तो नहीं आ सकती। चलो एलिमिनेट कर लो फिर से। तो अब कौन सा वाला एलिमिनेट हुआ? आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इसका मतलब क्या होता है? डिनाई करना। डिनाई करने का मतलब होता है किसी चीज को लेके मना करना। तो ये भी एलिमिनेट हो गया। चलो क्या डैगर्स भी एलिमिनेट हो गया? बिल्कुल डैगर्स भी एलिमिनेट हो गया। डैगर्स क्या होते हैं? वैसे तो ये वर्ब भी नहीं होता, पार्ट ऑफ स्पीच से भी एलिमिनेट हो गया। डैगर आपने देखा होगा, ये हथियार होता है किसी को मारने के लिए। तो डैगर जो है एक वेपन का नाम है और डैगर्स उसका प्लूरल है। ये एक तरीके से देखा ना, मर्डर करते हैं तो मर्डर के टाइम पे जो बहुत ज्यादा पैना वाला चाकू होता है जिससे लोगों की गर्दन काट देते हैं, उसको बोलते हैं डैगर। ये एकदम ही मार दिया साथ के साथ। तो ये तो नाउन है, ऊपर से प्लूरल नाउन है और ऊपर से नेगेटिव टोन है। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच की वजह से भी एलिमिनेट हो गया और ये आपका टोन की वजह से भी एलिमिनेट हो गया। समझ आया सभी को? एक ही बचा है एंड दैट इज व्हाट एक्नॉलेजेस। एक्नॉलेजेस वो इस बात को मानते हैं, एडमिट करते हैं। आंसर इज सी। हमारा मकसद आंसर निकालना नहीं था बेटा, इसमें हमारा मकसद स्ट्रैटेजी को सीखना था। तो 3 लेवल पे स्ट्रैटेजी आपकी हमेशा काम करेगी क्लोज टेस्ट में। या तो वो कैप पे काम कर जाएगी, या तो टोन में काम कर जाएगी, या ग्रामर या पार्ट ऑफ स्पीच पे काम कर जाएगी। आपको ये तीनों आनी चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। तो वो एक्नॉलेज करते हैं, इस बात को मानते हैं अपनी नई किताब में। उनकी नई किताब है साइबर सिक्योरिटी को लेकर। क्या मानते हैं कि हैकिंग से क्या हो सकता है? प्रिज्यूम का मतलब अज्यूम ही होता है बेटा। प्रिज्यूम मीन्स अज्यूम कर देना, किसी चीज को मान लेना। डिनाई मीन्स मना कर देना किसी चीज को। डिनाई से बना है मतलब आपने उस चीज को मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। डैगर एक तरीके का वेपन है। डैगर्स लिखा हुआ है तो वेपन्स लिखा। एक्नॉलेज मीन्स किसी बात को एडमिट। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। पहले मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। यहां पे पार्ट ऑफ स्पीच क्या आएगा? कैन लिखा हुआ है तो कैन के साथ क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। चलो टोन कैसी आएगी? नुकसान पहुंचा सकता है। पॉजिटिव टोन तो नहीं आ सकती, ये बात तो क्लियर हो गई। पॉजिटिव टोन तो नहीं आ सकती मैम, क्योंकि नुकसान पहुंचाने की बात हो रही है। तो या तो नेगेटिव टोन आएगी और या हो सकता है न्यूट्रल टोन भी आ जाए। तो नेगेटिव भी आ सकती है और न्यूट्रल भी आ सकती है। चलो आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। इंस्टिंक्ट तो नाउन होता है। आपका इंस्टिंक्ट क्या कह रहा है? यार मुझे ना, मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा है कि ये चीज होगी ही होगी। तो इंस्टिंक्ट क्या होता है? जो आपके अंदर से एक तरीके से जो इसको इम्पल्स भी बोलते हैं। अंदर से जो आवाज आती है, अंदर से जो आपको दिल कह रहा होता है, दैट इज योर इंस्टिंक्ट, योर सिक्स्थ सेंस।
एल्यूसिडेट तो एक पॉजिटिव टोन का शब्द होता है भाई. कैन यू प्लीज एल्यूसिडेट मैम व्हाट यू आर सेइंग. आप जो कह रहे हो क्या उसको आप एल्यूसिडेट कर सकते हो. इसका मतलब क्या होता है, क्या इस चीज को आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो. तो एल्यूसिडेट वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, एक्सप्लेन क्लियरली. ए वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज से बचना. बताओ, हैकिंग से नुकसान से बचते हैं क्या. नहीं, हैकिंग से नुकसान से बचते नहीं है, हैकिंग से नुकसान होता है. तो इन्फ्लिक्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कॉज करना. तो हैकिंग से नुकसान होता है. तो आंसर इज डी. कोई परेशानी. चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे. समझ में आ रहा है सभी को. एवरीवन यस और नो माय चैंपियंस. शैपिरो इज द ऑथर. वो ऑथर है इस किताब का जिसने. पहले पार्ट ऑफ स्पीच बताओ. उस किताब ने. ये बुक का नाम है. तो फिर से क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस आएगा. पार्ट ऑफ स्पीच क्या आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस आया. चलो अब इसने क्या किया, 20वीं सेंचुरी में जो कोशिशें हुई थी उसको क्या किया होगा किताब ने, बताओ. 20वीं सेंचुरी में जो कोशिशें हुई थी उसको क्या किया होगा. चलो, जस्टिफाई करने का मीनिंग क्या होता है, आप रीजंस दे रहे हो कि हाँ ये सही है. किसी चीज को जस्टिफाई कर रहे हो मतलब उसको सपोर्ट कर रहे हो. प्रेजेंस का मीनिंग है किसी चीज को सामने रखना, ऑफर करना. रीइंबर्स का मीनिंग है कि भाई उस चीज को मैं कंपेंसेट कर दूंगा. तुम खर्चा कर लो, मैं सारा खर्चा तुम्हारा रीइंबर्स हो जाएगा, मैं कंपेंसेट कर दूंगा. ये तो वैसे भी एलिमिनेट हो गया पार्ट ऑफ स्पीच की वजह से. चलो, रिकाउंट्स वर्ड का मीनिंग क्या है, किसी के बारे में बताना. मतलब रिकाउंट्स को क्या बोल सकते हो, टेल इन डिटेल. तो किसी चीज को आप डिटेल में बता रहे हो. बताओ क्या आंसर होगा. किताब क्या करेगी, किताब जो है सपोर्ट करेगी किसी की कोशिशों को, किताब सामने रखेगी कोशिशों को, किताब या फिर डिटेल में बताएगी क्या क्या बताए. किताबों के लिए, किसी भी स्टोरी के लिए हम क्या यूज करते हैं, रिकाउंट वर्ड यूज करते हैं. तो आंसर इज व्हाट, डी. तो ये जो है 20वीं सेंचुरी एफर्ट्स को डिटेल में बता रही है. किस चीज को लेके हुई थी, वॉर को क्या करने के लिए हुई थी. चलो सबसे पहले तो मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बता दो. टू के बाद जब भी एक्शन की बात होती है पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाता है, वर्ब हो जाता है. चलो अब पहले मुझे यहाँ पे टोन बताओ. कोशिशें की थी लोगों ने, तो वॉर को क्या करने की कोशिशें की गई होंगी, रोकने की. नहीं, वॉर को क्या करने की कोशिशें की गई होंगी, रोकने की, कि किसी भी तरीके से रुक जाए वॉर. जब हम एफर्ट्स की बात करते हैं तो एफर्ट्स हमेशा पॉजिटिव चीज को लेके एफर्ट्स वर्ड का यूज करते हैं. तो वॉर को रोकने की कोशिशें की गई होंगी. यस. तो यहाँ पे टोन कैसी आएगी, कुछ रोकने की बात आएगी तो पॉजिटिव आएगी कि वॉर को रोक दो. ओवरऑल टोन कैसी हो जाएगी, वॉर को रोक दो. चलो, आउटलॉ का मतलब होता है किसी चीज को इलीगल डिक्लेयर कर देना कि भाई गलत है, डिक्लेयर इलीगल. प्रोवोक का मतलब होता है भड़काना. आप किसी को प्रोवोक कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, भड़का रहे हो. इसको क्या बोल सकते हो, इंसाइट कह सकते हो, इंसाइट करना. एसर्ट का मीनिंग होता है किसी चीज को बहुत कॉन्फिडेंटली बोलना. स्टेट समथिंग कॉन्फिडेंटली. आप किसी चीज को बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, सामने रख रहे हो, उसको बोलते हैं एसर्ट करना, कॉन्फिडेंटली. डिफेंड करना मीन्स प्रोटेक्ट करना. आप किसी को डिफेंड कर रहे हो मतलब आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो. बताओ आंसर क्या लग रहा है. तो वॉर को रोकने की कोशिशें की गई. तो कौन सा वर्ड है इन चारों में जिसका मीनिंग लग रहा है कि रोकने की कोशिश की गई है वॉर को. वॉर को प्रोटेक्ट कर रहे हो तो इसका मतलब रोकना होता है क्या. डी. डी वाले बच्चे को तो आज महापापी अवार्ड दिया जाता है. वो कह रहे हैं वॉर को प्रोटेक्ट करो, वॉर का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए.
जो बच्चे डी कह रहे हैं वो कह रहे हैं वॉर को प्रोटेक्ट करो, वॉर का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जो बच्चे सी कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो वॉर को कॉन्फिडेंटली कह रहे थे, कोशिशें की गई वॉर को कॉन्फिडेंटली कहने की। वॉर को भड़काना तो उल्टा हो गया। आंसर इज व्हाट, वॉर को आउटलॉ कर दो, कि वॉर जो हो रही है वो गलत है, मतलब उसको रोक दो। तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज ए, कि वॉर को आउटलॉ करने की कोशिशें की गई, वॉर को इलीगल डिक्लेयर करने की कोशिशें की गई। चलो अगला, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, इतना इजी नहीं था, ये फंसाने वाला क्वेश्चन था। हाँ, वॉर को इलीगल डिक्लेयर करने की कोशिशें की गई। चलो अगला, अगला न्यूमरस क्वेश्चंस है, पहले तो बहुत सारे सवाल है। तो सवालों से क्या आएगा, बहुत सारे हैं मतलब मोर देन टू लग रहे हैं, बहुत सारे, न्यूमरस मीन्स बहुत सारे, तो मोर देन टू है। बताओ क्या आएगा। ये तो ग्रामर का क्वेश्चन आ गया क्लोज टेस्ट में। विद इन तो अंदर ही अंदर, सवालों के अंदर नहीं। बिटवीन तो दो के लिए यूज करते हैं। बिसाइड्स मीन्स उसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम, सवालों के अलावा इज लिखा हुआ है तो अपार्ट फ्रॉम भी नहीं आ सकता, सवालों के अलावा नहीं, उन सवालों में से एक सवाल ये है, तो क्या आएगा, अमंग। मोर देन टू या बहुत सारे होते हैं तो हम अमंग यूज करते हैं, तो आंसर इज डी। तो अमंग द न्यूमरस क्वेश्चंस एनिमेटिंग फैंसी वियर गोज फिनिशिंग इज, सवाल क्या है। अच्छा, एक बच्चे का डाउट है, बच्चे का डाउट क्या है कि मैम आउटलॉ तो नेगेटिव टोन नहीं होता है। आउटलॉ क्या है, आप किसी चीज को इलीगल डिक्लेयर कर रहे हो, किसको इलीगल डिक्लेयर कर रहे हो, वॉर को इलीगल डिक्लेयर कर रहे हो, तो ओवरऑल टोन कैसी है, पॉजिटिव है बेटा। वॉर को आपने इलीगल बोल दिया तो ओवरऑल टोन कैसी है, पॉजिटिव है। चलो अगला, सवाल क्या है, बताओ इसमें क्या आएगा। हाँ, बिसाइड्स एडिशनल कैटेगरी का होता है कि इसके अलावा ये भी है। अगला क्वेश्चन आंसर देंगे तो आसानी से दे दोगे। बहुत सारे सवालों में से एक सवाल ये है कि क्या हैकिंग ने दरवाजे, जंग का रास्ता खोल दिया है दूसरे तरीकों से, क्या आएगा। तो बहुत सारे सवालों में से एक सवाल ये है कि क्या हैकिंग ने दरवाजा खोल दिया है क्या जंग का। अर्स्टवाइल तो पुराना, ये तो कोई सवाल ही नहीं है। देयरफॉर मीन्स एज अ रिजल्ट ऑफ, इसका रिजल्ट ये निकला, तो इससे भी कोई सवाल नहीं बन रहा। नंदालेस मीन्स इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद, तो इससे भी सवाल नहीं बनता। सवाल तो किससे बनता है, सवाल तो वेदर से बनता है कि क्या ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। तो आंसर इज व्हाट, ए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आंसर देंगे। अब यहाँ पे वो कैब आ गई। सबसे पहले तो पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा आएगा, पार्ट ऑफ स्पीच सभी लोग मुझे बताएंगे। आर्टिकल लगा हुआ है तो नाउन आएगा। तो फैंसी बियर ने बहुत सारे ईमेल्स रिलीज किए, तो यहाँ पे क्या आएगा, बहुत सारे ईमेल्स, तो यहाँ पे कोई वर्ड आना चाहिए कलेक्शन का, कि कलेक्शन ऑफ ईमेल्स उन्होंने रिलीज किया। तो इनमें से कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग कलेक्शन है, बताओ। ड्राइव का मीनिंग तो सभी को पता है, गाड़ी ड्राइव करते हैं, किसी चीज को कंट्रोल करना, ऑपरेट करना। तो इसका मीनिंग तो कलेक्शन नहीं होता है। हाँ, ट्रोफ का मीनिंग होता है कलेक्शन। ट्रफल, ट्रफल कैसी चीजों को बोलते हैं, जो चीज इसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती उसको बोलते हैं ट्रफल। मीन्स समथिंग दैट इज इनसिग्निफिकेंट, जिसकी ना के बराबर वैल्यू है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रफल। अगला वर्ड है डॉक। डॉक क्या होता है, जहां पे शिप्स अनलोड होते हैं, उस पूरे प्लेटफॉर्म को बोलते हैं डॉक, प्लेटफॉर्म फॉर अनलोडिंग शिप्स। आंसर इज व्हाट,
आंसर इज कोई परेशानी? समझ आया क्लोज टेस्ट सभी को? चलो अब अगला वाला क्लोज टेस्ट आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है? मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए टाइम दूंगी, आप आंसर करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? चलो सबसे पहले स्किमिंग कर लो, ऊपर ऊपर से पढ़ो और मुझे बताओ किस बारे में बात कर रहे हैं। मैम रिसोटो एक डिश होती है, एक बच्चे का डाउट क्लियर कर देती हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ था, बहुत सारे ईमेल्स रिलीज किए जहां पे स्पीचेस थी कि जो वो स्पीच दे रहे थे और उनका कैंपेन था, चेयरमैन की टिप्स थी कि रिसोटो कैसे बनाते हैं, तो ये एक डिश का नाम होता है। तो इस तरह के मेल्स भी थे कि रिसोटो बनाने की उन्होंने रेसिपी भी भेजी हुई थी, तो वो सब मेल्स में था। चलो स्किमिंग करके मुझे मेन आइडिया बताएंगे। मैम आई हैव क्लियर्ड SBI GA, थैंक यू मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस तुषार and God bless you for all your future endeavors. All the best. मैम मुझे एक भी वोकैब समझ नहीं आ रही, वोकैब में समझने का कुछ होता ही नहीं है। मुझे बताओ वोकैब में कुछ समझने का होता है? इस वाले फ्रूट को एप्पल क्यों कहते हैं और इस वाले फ्रूट को ग्रेप्स क्यों कहते हैं? क्या मैं इसमें कुछ समझा सकती हूँ आपको? नहीं, वोकैब में कभी कुछ समझने का नहीं होता है। वोकैब रेपिटेशन से आती है, तभी कहती हूँ रोज रोज क्लास में आओ, रोज रोज क्लास में आओगे, रोज रोज वो वर्ड सामने आएगा, 4 बार सामने आएगा, 5 बार सामने आएगा, 10 बार सामने आएगा, तब जाके याद होगा। तो वोकैबुलरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रेगुलरिटी। रोज रोज एडिटोरियल की क्लास में आओ, रोज रोज वो वर्ड वोकैब में आएगा, रोज रोज वर्ड परफेक्शन में आएंगे, तो रेपिटेशन से याद होंगे। चलो किस बारे में बात हो रही है? वॉट इज द ऑथर टॉकिंग ऑफ? ऑथर बात कर रहे हैं। कैसे स्किमिंग करी? पहले मुझे उसका म्यूजिक पता चला, फिर मैंने उसका म्यूजिक गाया एक टीनेजर की तरह। ये जो है सिंग कर रहे थे, हमारा जो पूरा ग्रुप था वो गाने गा रहा था, कंपोजर की तरह जो बहुत इंटरेस्टेड थे कैसे कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल करनी है। बहुत अच्छा लेसन था कि किस तरीके से हर लाइन को मिला मिला के म्यूजिक बनता है। उसका म्यूजिक हर कोई जानता था, लेकिन वो इतना वेल नोन नहीं था जितना होना चाहिए था। क्लासिकल म्यूजिक ऑडियंसेस भूल जाती हैं, और ये क्योंकि विलियम बेयर्ड जो है म्यूजिक हिस्ट्री के बहुत बड़े फिगर है। तो बेसिकली क्या बात हो रही है? बेसिकली एक ही बात हो रही है कि भाई म्यूजिक को लेके पैसेज है, ऑथर किसी के म्यूजिक की तारीफ कर रहे हैं। ऑथर ने ये भी बोला कि उतने फेमस वो नहीं है जितने फेमस वो होने चाहिए। तो ऑथर एक म्यूजिशियन की बात कर रहे हैं। दिस वॉज द मेन आइडिया। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पहले आप ट्राई करेंगे, फिर हम समझाएंगे। कर लिया? आई फर्स्ट गॉट टू नो हिज म्यूजिक, पहले मुझे उनका म्यूजिक के बारे में जानकारी मिली, एंड फर्स्ट सैंग हिज म्यूजिक, और उन्हीं का म्यूजिक मैंने गाया था जब मैं एक टीनेजर था एक स्कूल में स्कॉटलैंड में। हमारा हाई स्कूल का जो ग्रुप है वो क्या गा रहा था? उनका 4 पार्ट मास था, मतलब जो उनका म्यूजिक था उसका क्या गा रहा था बताओ? बिट्स मीन्स उसके पार्ट्स गा रहा था, छोटे छोटे पार्ट्स को क्या बोलते हैं? बिट्स। बिड क्या होता है? आप बिडिंग लगाते हो। बोली लगाने को क्या बोलते हैं? बोली लगाने को बोलते हैं बिड लगाना। तो यहाँ पे बोली लगाई जा रही थी उनकी म्यूजिक की, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बिड्स मीन्स आप जो बोली लगा रहे हो, ऑफर लगा रहे हो, तो ये तो नहीं हो सकता। फेज क्यों नहीं हो सकता? फेज मीन्स फर्स्ट फेज आया, सेकेंड फेज आया, थर्ड फेज आया, मतलब एक तरीके से टाइम को फेज बोलते हैं। तो फेज का तो कोई सेंस ही नहीं है, टाइम को या पीरियड को फेज बोलते हैं। अगला है बाइट्स। बाइट्स तो कंप्यूटर के अंदर होता है, बाइट्स में इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। यूनिट ऑफ
इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किस यूनिट में स्टोर की जाती है कंप्यूटर के अंदर? बाइट्स में। तो उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज ए। चलो नेक्स्ट, इसको टोन से करना। मैं कैसा कंपोजर हूं बताओ? जो बहुत ही इंटरेस्टेड था अर्ली, अभी मैं नया नया आया हूं, मेरे लिए बहुत अच्छा लेसन था ये कि कैसे म्यूजिक बनता है। तो अभी मैं नया नया आया हूँ। इस फील से क्या फीलिंग आ रही है कि ऑथर कह रहे हैं कि मैं अभी नया नया आया हूँ, मेरे लिए वो बहुत अच्छा लेसन था। चलो, फैनेटिक का तो मीनिंग होता है आप किसी चीज को लेके फैनेटिक हो, इसका मतलब कि आप उस चीज को लेके एकदम कट्टर हो। इसको डॉगमेटिक भी बोल सकते हैं, मतलब आप एक ही चीज पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हो। डॉगमेटिक डायरेक्ट सिनोनिम नहीं है, नियर बाय सिनोनिम है। फैनेटिक का मीनिंग क्या है? ऐसे इंसान को बोलते हैं जो एक ही चीज को लेके बहुत ज्यादा पैशनेट हो। समवन हु स्टिक्स टू वन बिलीफ, या समवन हु इज एक्सट्रीमली डेडिकेटेड टू समथिंग, एक्सट्रीमली डेडिकेटेड टू वन बिलीफ, कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है, इसके अलावा कुछ और सही नहीं है। फेरोशियस तो खूंखार होता है, बहुत वायलेंट इंसान को बोलते हैं फेरोशियस। फ्लेजलिंग मीन्स जो भी नया नया आया है, नेव है, इनएक्सपीरियंस्ड है, नया नया है। ग्रेगेरियस, इसमें एक रूट वर्ड है ग्रेग। ग्रेग का मीनिंग होता है ग्रुप। तो ग्रेगेरियस में जिन लोगों को ग्रुप्स बनाना अच्छा लगता है, जिन लोगों को दूसरों की कंपनी अच्छी लगती है, उन लोगों को बोलते हैं ग्रेगेरियस। ऐसे लोग बहुत सोशल होते हैं। तो मैं कैसा कंपोजर हूँ? अभी नया नया हूं, तो मैंने बहुत अच्छा सीखा। तो आंसर इज व्हाट? सी। फैनेटिक को आप एक तरीके से पैशनेट भी कह सकते हो, बट एक ही चीज को लेके पैशनेट है, इसके अलावा बाकी सब चीजें बेकार है। फैनेटिक ऐसा सोचता है। डोंट वरी, इसकी सारी वो कैप का मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी, बट फोकस अभी यहाँ पे आप क्वेश्चन पे करो। पार्ट ऑफ स्पीच सारे के सारे वर्ड्स एडजेक्टिव हैं, और यहाँ पे भी क्या आएगा? एडजेक्टिव ही, क्योंकि कंपोजर नाउन है। नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। मैम आई एम अ बिगनर, क्या मुझे पुरानी परफेक्शन करने? नहीं बेटा, एक चीज याद रखो बस, परफेक्शन में आप जिस परफेक्शन से ज्वाइन कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप 5.0 से ज्वाइन कर रहे हो, तो आप 5.0 से लेकर अगले 6 परफेक्शन तक रेगुलरली आओ। 11.0 तक ये मिनिमम है, इसके बाद भी आपको रेगुलरली आना है, लेकिन मिनिमम इतना है। तो जिस परफेक्शन से ज्वाइन कर रहे हो उसी की फर्स्ट क्लास से आओ लास्ट तक, वहीं से स्टार्ट करो। 4.0 से स्टार्ट किया है तो 4.0 से 10.0 तक आओ। जिस दिन क्लास नहीं हो रही है उस दिन कोई पुरानी परफेक्शन की क्लास देख सकते हो, अदरवाइज जो करंट परफेक्शन चल रहा है उसी की क्लासेस देखनी। ठीक है, डाउट्स क्लियर? अब यहां पे अगला क्वेश्चन। आर्टिकल ए के बाद मैम नाउन आता है, बिल्कुल नाउन आता है, ये रहा नाउन। इस आर्टिकल का नाउन ये रहा, इस नाउन के बारे में एडजेक्टिव बताता है, इसलिए हमने यहाँ पे एडजेक्टिव लिखा। अगला क्वेश्चन आंसर देंगे। अब यहां पे ना आपका पार्ट ऑफ स्पीच काम नहीं करेगा, यहां पे आपका पार्ट ऑफ स्पीच काम नहीं करेगा, ये थोड़ा सा फंसाने वाला क्वेश्चन था। यहाँ पे एक इडियम यूज हुआ है, इडियम भी नहीं कहेंगे, फ्रेज कहेंगे। यहाँ पे एक फ्रेज यूज हुआ है और जिसको बोलते हैं गेटिंग टू ग्रिप्स। ये पूरा पूरा फ्रेज है। गेटिंग टू ग्रिप्स का मतलब क्या होता है? गेटिंग टू ग्रिप्स का मतलब होता है कि आप किसी चीज को सीखना शुरू कर रहे हो, उसको बोलते हैं गेटिंग टू ग्रिप्स। मतलब आप ने ग्रिप मीन्स अपनी पकड़ में, गेटिंग टू मीन्स को शुरू कर रहे हो, आप उस चीज को अपनी पकड़ में लेना शुरू कर रहे हो, मतलब आप उस चीज को सीखना शुरू कर रहे हो। तो आप किस चीज को सीखना शुरू कर रहे हो?
आप सीखना शुरू कर रहे हो कि कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल कैसे करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे फ्रेज था तो यहाँ पे ग्रामर नहीं लगी, तो आंसर इज गेटिंग टू ग्रुप्स। चलो नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आंसर बताइए। वो एक बहुत ही अच्छा लेसन था। किस चीज में बहुत अच्छा लेसन था? इन हाउ टू मेक लाइन टू लाइन, लाइन के बाद लाइन कैसे काम करेगा, वो पूरा म्यूजिक बनेगा। इसमें ना वैसे अगर देखा जाए ना तो एट और इन नहीं, दोनों सही है। लाइन टू लाइन भी सही है, लाइन अगेंस्ट लाइन भी सही है। बताती हूँ कैसे। लाइन टू लाइन का मतलब है एक के बाद एक लाइन, एक के बाद एक लाइन कैसे जो है म्यूजिक बनाएंगे। लाइन अगेंस्ट लाइन का मतलब क्या होता है? एक लाइन कुछ आई फिर अगली लाइन उसके बिल्कुल ऑपोजिट आई, फिर एक लाइन कुछ आई फिर अगली लाइन उसके बिल्कुल ऑपोजिट आई। मतलब कॉन्ट्रास्ट का दोनों तरह के म्यूजिक होते हैं। एक म्यूजिक होता है कि एक लाइन से दूसरी लाइन पे जा रहे हो, वो लाइन्स आपस में कोहरेंट है, कनेक्टेड है। लाइन अगेंस्ट लाइन का मीनिंग होता है कि लाइन्स आपस में कनेक्टेड नहीं है, एक दूसरे के ऑपोजिट टोन्स में है। लेकिन अगर मुझे मोर अप्रोप्रिएट आंसर मार्क करना होगा देन इट वुड बी सी। बट अगर सी ऑप्शन नहीं होता तो वी वुड हैव मार्क्ड द आंसर डी। अदरवाइज सी ही है आंसर। मैं बस आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने के लिए कि अगर ये आंसर नहीं हो, ये ऑप्शन नहीं होता तो ये आंसर भी हो सकता था। तो लाइन टू लाइन मीन्स एक के बाद लाइन किस तरीके से पूरा का पूरा म्यूजिक बना सकते। लाइन बाय लाइन, हाउ टू मेक लाइन बाय लाइन वर्क इन अ पीस ऑफ म्यूजिक। लाइन, हाँ लाइन बाय लाइन भी सही है, लाइन बाय लाइन भी सही होता अगर होता तो। अच्छा अगला। अगला क्वेश्चन आंसर देंगे। उसका म्यूजिक, उनका जो म्यूजिक है वो सिंगिंग कम्युनिटी तो जानती है, लेकिन उसके परे लोग नहीं जानते। बट बियॉन्ड दैट, उसके परे, बियॉन्ड दैट का मीनिंग क्या होता है? उस चीज को अगर क्रॉस करके चले जाओ तो यूज करते हैं बियॉन्ड। तो सिंगिंग कम्युनिटी तो जानती है, लेकिन अगर सिंगिंग कम्युनिटी के परे जाओ, उन सिंगिंग कम्युनिटी नहीं बाकी लोगों की बात करो तो वो लोग उनको नहीं जानते, उतना अच्छे से नहीं जानते। तो बिसाइड्स का तो मीनिंग क्या होता है? के अलावा, अपार्ट फ्रॉम। बियॉन्ड मीन्स उनके परे, मीन्स उस लेवल से दूसरे लेवल पे। बिल्कुल मैच हो गया। बिहाइंड पीछे, आफ्टर बाद में, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर इज बी। तो म्यूजिक कम्युनिटी तो उनको जानती है, लेकिन उनके परे जो है, म्यूजिक कम्युनिटी के अलावा जो है, उनको लोग नहीं जानते। म्यूजिक कम्युनिटी के अलावा नहीं, म्यूजिक कम्युनिटी के परे। समझ में आ रहा है अलावा और परे में फर्क क्या होता है? परे का मतलब क्या होता है, बियॉन्ड का मतलब क्या होता है कि ये कम्युनिटी है तो इसको क्रॉस करते हुए जितनी जनता है उसके लिए यूज करते हैं बियॉन्ड, उस लेवल को क्रॉस करते हुए। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? बिसाइड्स का मतलब होता है ये और इसके अलावा ये भी। तो अगर मैंने बोला राम को सिंगिंग भी आती है और डांसिंग भी आती है तो मैं बिसाइड्स यूज कर सकती हूँ। राम नोज सिंगिंग बिसाइड्स डांसिंग। तो ये और इसके अलावा ये भी। तो जब ऐसी चीजें बतानी होती है कि ये और इसके अलावा ये भी, तब आप बिसाइड्स यूज करते हो। ही हैज अ कार बिसाइड्स अ स्कूटर। तो उसके पास गाड़ी है और स्कूटर भी है। तो बिसाइड्स एक तरीके से किसका, किस कैटेगरी का कनेक्टर होता है? एडिशनल कैटेगरी का कनेक्टर। ये दो चीजों को कनेक्ट करता है। यस। बिसाइड का मतलब क्या होता है? के बगल में। बिसाइड मीन्स एट द साइड ऑफ। तो कोई चीज किसी के बगल में होती है उसको बोलते हैं बिसाइड। चलो नेक्स्ट।
क्लासिकल म्यूजिक की जो ऑडियंस है वो भूल जाती है इनके बारे में। और ये क्या है बताओ, पहले तो मुझे बताओ पार्ट ऑफ स्पीच क्या आएगा। आ आर्टिकल लिखा हुआ है, तो आ आर्टिकल किसके बारे में बात करता है, नाउन के बारे में, तो नाउन आएगा। चलो टोन बताओ, टोन क्या है, इतने बड़े फिगर्स हैं लेकिन ऑडियंस भूल जाती है, ऑडियंस उनके बारे में भूल रही है, भूल रही है तो टोन कैसी आएगी, नेगेटिव है। ये बात बहुत ही खराब है, क्योंकि वो इतने बड़े हिस्ट्री के फिगर है और उनके बारे में अगर लोग भूल रहे हैं तो ये बात क्या है, बहुत ही खराब है। चलो आंसर दो, टोन से कर लो। फैसिनेशन मीन्स जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट होते हो, कोई चीज जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, लुभाती है, उसको बोलते हैं फैसिनेशन, पॉजिटिव है। ग्लोरी मीन्स बहुत बढ़िया चीज, ये भी पॉजिटिव है। स्कैम तो घोटाला होता है, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, तो कोई फ्रॉड की तो बात हो ही नहीं रही, घोटाले की बात तो नहीं हो रही। पिटी है, पिटी मीन्स बहुत ही गलत बात है, बहुत ही दया वाली बात है, बहुत ही दया आती है इस चीज को लेके कि इतने बड़े बड़े फिगर्स को लेके भी लोग भूल जाते हैं, तो आंसर इज सी। तो ये क्या है, एक पिटी है, मतलब एक बहुत ही सैडनेस वाली बात है, दुख वाली बात है, तरस की बात है, राइट। पिटी मीन्स, पिटी का मीनिंग यहाँ पे क्या है, सैडनेस, अ रीजन ऑफ सैडनेस। सिंपैथी भी कह सकते हैं। मैम इसका मीनिंग बता दो बेटा, कैपिटल लेटर में जितने भी कैपिटल लेटर्स में होते हैं ये हमेशा किसी चीज के नाम होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं, और प्रॉपर नाउन का कोई मीनिंग नहीं होता, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का कोई मीनिंग नहीं होता। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने बेसिक लेवल का क्लोज टेस्ट किया जो कि हमारा प्री लेवल का था। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और हम एक मॉडरेट लेवल के क्लोज टेस्ट में आ रहे हैं, मेंस लेवल के मॉक टेस्ट में। लास्ट में हम परफेक्शन लेवल पे भी आएंगे। तो वी स्टार्टेड विथ प्री लेवल, देन वील मूव टूवर्ड्स मेंस लेवल, एंड देन वील मूव टूवर्ड्स परफेक्शन लेवल। दिख रहा है सभी को। चलो स्किमिंग करके मुझे मेन आइडिया बताएंगे सभी लोग। टेल मी द मेन आइडिया एवरीवन। चलो किस बारे में बात हो रही है मैम, ये तो हम एडिटोरियल रोज पढ़ते हैं, तो इस तरह के पैसेजेस की तो हमें आदत है पढ़ने की। क्या लिखा हुआ है, रेवेन्यू जो है बढ़ गया, ये तो अभी हमने मैम एडिटोरियल में भी पढ़ा था। मे के जो ट्रांजैक्शंस थे वो बढ़ गए, ये स्लोएस्ट राइज था जब से कोविड-19 आया था। जीएसटी रेवेन्यूज इतना बढ़े हैं, जीडीपी इतना, मतलब ओवरऑल पैसेज वही है कि जीडीपी बढ़ गया, सॉरी जीएसटी का जो रेवेन्यू आया है वो बढ़ गया। तो ओवरऑल पैसेज में यही लिखा हुआ था कि जीएसटी रेवेन्यू बढ़ गया, दिस वाज द मेन आइडिया जो हमने स्किमिंग से आइडेंटिफाई किया। चल अब एक एक करके क्वेश्चन पर आते हैं। नहीं अभी थोड़ा सा और है स्किमिंग करने के लिए, थोड़ा सा और स्किमिंग कर लो। चलो स्किम इट एवरीवन।
किसके बारे में बात हो रही है फिर से? रेवेन्यू ग्रोथ अनइवन है, चिंताएं हैं, एक मीटिंग भी हुई, एक सही समय है कि जो रिफॉर्म्स हैं उसको लेके आया जाए, उस पर डिस्कशन किया जाए। पहली बार मिल रही है लास्ट अक्टूबर के बाद से, बहुत सारा काम है जो इनको करना है। तो इसका मेन आइडिया था एक मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में अब चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए क्योंकि बहुत लंबे टाइम से मीटिंग पेंडिंग थी। सो ये हमने ओवरऑल मेन आइडिया समझ लिया। चलो अब एक एक करके क्वेश्चंस पे आते हैं। सभी को स्किमिंग की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है? हमने परफेक्शन 5.0 की पहली क्लास करी थी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की, उसमें हमारी स्किमिंग लगी थी। अब हम क्लोज टेस्ट पे आ रहे हैं, क्लोज टेस्ट में फिर से स्किमिंग लग रही है। तो स्किमिंग का मतलब ही क्या होता है? सिर्फ मेन आइडिया समझना। तो मेन आइडिया सिर्फ इतना था, दो मेन आइडिया थे। पहला मेन आइडिया था कि जीएसटी रेवेन्यू बढ़ गया है, और दूसरा मेन आइडिया था कि मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस होनी चाहिए। बस ये दो मेन आइडिया थे, इतना समझना था स्किमिंग करके। कितने लोग ये चीज समझ गए थे? चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। नहीं अभी तो एक पैराग्राफ और है भाई। चलो अभी भी क्वेश्चंस पे नहीं आए, थोड़ा और। इसका मुझे मेन आइडिया बताओ। हाँ जी, क्या समझ आया? उम्मीद है कि इनको बड़ी बड़ी चीजों के लिए भी टाइम मिलेगा। एक ग्रुप को बोला गया है काम करो, एक नया रेट स्ट्रक्चर आएगा, एक रोड मैप की भी जरूरत होगी कि ये सारी चीजें जीएसटी में आ जाए। इसके अलावा रूल्स रेगुलेशंस इजी हो जाए, चीजें सिंप्लीफाई हो जाए। सब कुछ एक बार में डिस्कस तो नहीं होगा, लेकिन अब ये चीज अच्छी है कि ये मीटिंग बार बार हो, जल्दी जल्दी हो, ऐसा ही रेजोल्यूशन। तो सिर्फ मेन आइडिया यह था कि ऑथर ने इसमें हमें डिस्कशन के टॉपिक्स बताए थे कि किन किन टॉपिक पर डिस्कशन होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या थी? दूसरी चीज थी कि इस मीटिंग को जल्दी जल्दी होना चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीजें जिनको डिस्कस करना है, इसीलिए मीटिंग जल्दी जल्दी होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। मनोज ने बिल्कुल सही बताया, बहुत सारे काम है जीएसटी के पास, तो इसलिए इनको मीटिंग बहुत जल्दी जल्दी करनी चाहिए। ये अगर आपने मेन आइडिया निकाला था, वंडरफुल। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, वो कैब भी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई है और मल्टीपल ऑप्शंस वाले ऑप्शंस आ गए हैं। पहले मैं आपको सारे वर्ड्स का मीनिंग बताती हूँ, फिर आप मुझे आंसर बताना। कॉम्प्लायंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ये वर्ड बना है कंप्लाई से। कंप्लाई मीन्स ऑर्डर्स फॉलो करना। तो कंप्लायंस वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? आप रूल्स रेगुलेशंस ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हो, फॉलोइंग रूल्स। एक्विसेंस का मीनिंग भी वही होता है, आप रूल्स रेगुलेशंस ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हो। रिकैल्सिट्रेंस वर्ड बना है रिकैल्सिट्रेंट से। रिकैल्सिट्रेंट किन लोगों को बोलते हैं? जो लोग जिद्दी होते हैं, जो कहते हैं मैं तो अपनी चलाऊंगा, तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, ऐसे लोगों को बोलते हैं रिकैल्सिट्रेंट। तो इसी का नाउन फॉर्म क्या होता है? रिकैल्सिट्रेंस, कि भाई मैं तो नहीं मानता कोई रूल, मैं तो अपनी चलाऊंगा। रिफ्यूजिंग टू फॉलो रूल्स, कि हम रूल नहीं माने। आंसर बता दो क्या हो गया? अब इसमें आप पैसेज ना भी पढ़ो ना, तो आप इसके हिसाब से आंसर दे सकते हो। आपको यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, इसका एक वर्ड बताना है,
तो नॉर्मेटिव मीन्स जो नॉर्म्स है, जो रूल्स रेगुलेशंस है, उनको एडियर करना मीन्स फॉलो करना। तो फॉलो करने वाला वर्ड आना चाहिए था, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अ आर्टिकल लिखा हुआ है, आर्टिकल नाउन के बारे में बताता है। तो आंसर वुड बी ऑप्शन सी, ओनली ए एंड। कोई परेशानी? अच्छा अच्छा, जो रिकैल्सिट्रेंट वर्ड है ना, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके कुछ सिनोनिम्स देख लो, ये बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं। एक तो हो गया रिकैल्सिट्रेंट मीन्स जिद्दी, फिर इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं? एडमेंट को भी जिद्दी कहते हैं, स्टबर्न को भी जिद्दी कहते हैं, फिर ऑब्ड्यूरेट जिद्दी होता है, ऑब्स्टिनेट जिद्दी होता है, रिजिड जिद्दी होता है, इनफ्लेक्सिबल जिद्दी होता है, पग्नेशियस भी जिद्दी होता है। तो ये सारे के सारे शब्द किसके हैं? ये सारे के सारे शब्द जिद्दियों के हैं। चलो अगला क्वेश्चन। आंसर बताएंगे। जो मई में पैसा आया उन ट्रांजैक्शंस के लिए जिनको अप्रैल में किया गया, तो वो लेन देन जो अप्रैल में हुआ उसका पैसा कब आया? मई में आया। रिनाउंस्ड, राजा ने अपना किंगडम रिनाउंस कर दिया। अशोका जी ने जब लड़ाई देखी और देखा लड़ाई में कितने लोग मारे जाते हैं, कितना दुख दर्द होता है, तो उन्होंने क्या किया? इन सब चीजों को रिनाउंस कर दिया। रिनाउंस मीन्स त्याग दिया, गिव अप कर दिया। फोरसेकन मीन्स छोड़ देना किसी चीज को, अबैंडन कर देना, छोड़ देना। अंडरटेकन मीन्स इंप्लीमेंट करना, किसी चीज को एग्जीक्यूट करना, किसी चीज को करना इज व्हाट अंडरटेक करना। तो आंसर क्या हो गया? वो ट्रांजैक्शंस जो किए गए अप्रैल में। तो आंसर इज ओनली सी। पार्ट ऑफ स्पीच क्या आएगा? वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी यहाँ पे। सारी वर्ब की, नहीं सॉरी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्यों वर्ब की थर्ड फॉर्म आई? क्या समझ में आ रहा था? एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कॉमा कॉमा के बीच में दी हुई है। तो जब भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, कॉमा कॉमा के बीच में दी जाती है, अगर वो टास्क कंप्लीटेड होता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अदरवाइज V1 प्लस ING आता है। यस, चलो नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आंसर बताएंगे। कंपेयर करें अगर हम एवरेज मंथली रिसिप्ट से इतने की जो टैक्सेस हैं, जो किससे? फर्स्ट मंथ, पहले महीने से इस फाइनेंशियल ईयर के। कनेक्शन, कनेक्शन क्या है? टाइम मीन्स कनेक्शन, पर्टेनिंग मीन्स उससे रिलेटेड। तो टाइम कनेक्शन के लिए आता है, पर्टेनिंग मीन्स रिलेटिंग, उस चीज से रिलेटेड है। तो जो टैक्सेस हैं जो फर्स्ट मंथ से कनेक्टिंग है, 3% हायर। सही है, दोनों ही आ गए। तो आंसर इज ए एंड बी। डिटैचिंग तो मीन्स अलग हो जाना, कोई चीज डिटैच हो रही है इसका मतलब क्या हो रही है? डिस्कनेक्ट हो रही है, सेपरेट हो रही है। चलो नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आंसर बताएंगे। However, broader worries
बड़ी बड़ी चिंताएं जीएसटी रेवेन्यू को लेके वो क्या है? एग्जिबिटिंग सब ऑप्टिमल और डिसअपॉइंटिंग। इसको टोन से करो, नेगेटिव टोन है। जीएसटी रेवेन्यूज कैसे हैं? बहुत कम है। चिंताएं हैं कि जीएसटी रेवेन्यूज क्या है? डिसअपॉइंटिंग है। सब ऑप्टिमल है, खराब है। अंडरवेलमिंग, नेगेटिव टोन है। अंडरवेलमिंग मीन्स डिसअपॉइंटिंग है। अंडर कम है। ओवरवेलमिंग मीन्स हद से ज्यादा, भरे हुए हैं। फुल है, भरे हुए हैं, तो ये तो पॉजिटिव टोन हो गई। लैक लस्टरिंग, लस्टर मीन्स चमक, लैक मीन्स कमी, चमक की कमी है। चमक की कमी है, इसका मतलब क्या है? डिसअपॉइंटिंग है। आंसर इज ओनली ए एंड सी। तो जीएसटी रेवेन्यूज में चमक की कमी है, मतलब जीएसटी रेवेन्यूज खराब है। इस बात की चिंताएं जो हैं, जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने रखी एक जीएसटी काउंसिल मीटिंग में, अब वो चिंताएं रिसीड हो गई है, मीन्स पीछे की तरफ चली गई है, मतलब कम हो गई है, खत्म हो गई है। रिसीड का मीनिंग पता है ना सभी को? इसके लिए मैंने आपको एडिटोरियल में एक स्टोरी भी सुनाई थी। पहले मैं बहुत खुश थी जब मेरे बाल ऐसे ऐसे थे, फिर एक टाइम ऐसा आया मैं बहुत दुखी हो गई क्योंकि मेरी रिसीडिंग हेयर लाइन हो गई। बाल यहां से शुरू होना स्टार्ट हो गया, ये वाला एरिया साफ हो गया। उसको क्या बोलते हैं? रिसीडिंग हेयर लाइन। मीन्स पीछे की तरफ जाना, मीन्स कम होना। फिर मैंने योगा करना स्टार्ट किया, अच्छी डाइट लेना स्टार्ट किया, मैं वापस से खुश हो गई। क्यों? क्योंकि मेरी हेयर लाइन जो रिसीड कर गई थी वो वापस आ गई। तो रिसीडिंग इज पीछे की तरफ जाना। चलो नेक्स्ट। ये तो आपको आंसर ही मिल गया, बट और भी ऑप्शंस है, तो आंसर बताएंगे। रिग्रेस मीन्स पीछे जाना, रिसीड मीन्स पीछे जाना, सबसाइड मीन्स कम होना। तो इन सब का मीनिंग क्या है? कम हो जाना, रिड्यूस हो जाना। तो जितनी भी चिंताएं थी अब वो सब क्या हो चुकी हैं? कम हो चुकी हैं, पीछे की तरफ जा चुकी है, मतलब खत्म हो चुकी हैं, कम हो चुकी हैं। सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग एक ही है, तो आंसर इज डी, ऑल ए बी एंड सी। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सारे के सारे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो पार्ट ऑफ स्पीच भी मैच कर रहा है। नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आंसर देंगे। इसीलिए ये एक अपॉर्चून मीन्स बिल्कुल सही समय है काउंसिल के लिए, जो इस सैटरडे मिल रही है कि वो क्या करे, जो इसका इतना लंबे टाइम से पेंडिंग रिफॉर्म एजेंडा था, मतलब पेंडिंग चल रही है कि हमें बदलाव लाना है, बदलाव लाना है, उस पर क्या करे? ईज ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ तो एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो ईज ऑफ मीन्स ढीला छोड़ दे। तो अपने एजेंडा को ढीला छोड़ दे, रिड्यूस कर दे, रिड्यूस एक्टिविटी, नहीं ढीला नहीं छोड़ना। प्रेस द पेडल, पेडल दबा दो, मतलब एक्सेलरेटर। जब आप गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो, तो पेडल प्रेस करते हो, तो पेडल प्रेस करने का मतलब क्या है? एक्सेलरेट कर दो, तेज कर दो, एडवांस कर दो, बहुत तेजी से एडवांस कर दो, आगे बढ़ा दो। चलो ये मैच कर रहा है। रेन इन, रेन पता है क्या होता है? रेन होता है जिस आपने, चलो मुझे फाइनली ड्राइंग करने का मौका मिल गया। ये मान लो कि एक हॉर्स है, इस पे कोई इंसान बैठा हुआ है, तो वो जिससे कंट्रोल करता है हॉर्स को, उसको बोलते हैं रेन।
तो रेन इन का मीनिंग क्या हो गया? किसी को कंट्रोल करना, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर इज व्हाट? ओनली बी, कि जो रिफॉर्म्स पेंडिंग हैं उनको क्या किया जाए, जल्दी जल्दी किया जाए, उनके ऊपर पेडल जो है प्रेस कर दिया जाए। हाँ, लगाम कहते हैं मैम हिंदी में, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स ऑन माई ड्राइंग। आई नो मैं ड्राइंग बहुत अच्छी करती हूँ। अगला, इसीलिए सही समय है कि वो पेंडिंग रिफॉर्म कर दें, जिससे कि ये गुड एंड सिंपल टेक्स्ट बन जाए, जैसा इसको पहले सोचा गया था। तो जैसा पहले सोचा गया था वैसा ही वो बन जाए। कॉन्टेम्पलेटेड मीन्स सोचा गया था, कंसिडर्ड, या फिर कह सकते हैं थॉट डीपली। एनविसाज करना मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो चीज ऐसी होगी। प्लान फॉर द फ्यूचर, कि फ्यूचर में वो चीज ऐसी होगी। कंसीव करना मीन्स आप अपने माइंड में उस चीज को ऐसा सोच रहे हो कि वो चीज ऐसी होगी। आपने अपने माइंड में उस चीज को ऐसा बना लिया है, फॉर्म्ड इन द माइंड, या फिर प्लान्ड भी कह सकते हैं। तीनों ही सही है, तो आंसर इज ऑल ए बी एंड सी। जैसा सोचा गया था वो वैसा ही बन जाए। नेक्स्ट मैम, रेन का मीनिंग रूल भी होता है बेटा, वो ये वाला रेन होता है, REIGN। वो REIN वाला नहीं होता है। अगला, हाउएवर ऐसी उम्मीद है कि काउंसिल को समय मिलेगा बड़ी बड़ी चीजों के लिए, जैसे कि जो काउंसिल है वो प्लान को लेके आएगी, जिससे क्या हो जाए, चीजें अच्छी हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। टोन कैसी आएगी? पॉजिटिव। स्ट्रीमलाइन हो जाए, स्ट्रीमलाइन का मीनिंग क्या है? स्मूथ हो जाए, मेक स्मूथ। मडल तो नेगेटिव टोन का शब्द होता है। आप किसी चीज को मडल कर रहे हो, इसका मतलब आप उस चीज को और क्या कर रहे हो, और बेकार बना रहे हो, और कंफ्यूजिंग बना रहे हो, और अनक्लियर बना रहे हो। रेशनलाइज कर रहे हो मतलब उस चीज को और लॉजिकल बना रहे हो, मेक लॉजिकल। तो जीएसटी का जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसको स्मूथ बना दिया जाए, लॉजिकल बना दिया जाए। तो ए और सी दोनों आंसर हैं, ओनली ए एंड सी। अच्छा, रैश, इससे दो वर्ड्स पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है दोनों। एक तो वर्ड होता है रैशनल, ये तो वर्ब है इसकी, है ना। इसके नाउन होते हैं, इसका नाउन होता है रेशनल। ये क्या है? इसका नाउन फॉर्म है जिसका मीनिंग है लॉजिक, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है रेशनल। इसकी स्पेलिंग बहुत ध्यान से देखना बेटा, इससे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसका मीनिंग होता है लॉजिकल, और ये इसका एडजेक्टिव फॉर्म। तो इसके तीन फॉर्म्स हैं, वर्ब फॉर्म, नाउन फॉर्म और एडजेक्टिव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनिस्टेरियल ग्रुप को ये काम दिया गया 2021 से, अब उसको क्या बोलना चाहिए कि भाई तुम अपना काम शुरू करो, तुरंत की तुरंत काम शुरू करो, जल्दी से जल्दी काम शुरू करो। तो उनको क्या बोलना चाहिए कि आप जो है काम को तुरंत की तुरंत शुरू करो, जल्दी से जल्दी शुरू करो। तो कौन सा वर्ड आ सकता है? प्रॉम्प्टली मीन्स जल्दी, ब्रिस्कली मीन्स फास्ट, प्रॉम्प्टली मीन्स इमीडिएटली, एक्सपेडिशियसली मीन्स फास्ट। सेलेरिटी का मीनिंग भी वही होता है, स्विफ्ट, फास्टनेस के साथ। तो सारों का ही मीनिंग सेम है, ऑल ए बी एन सी। आप इसको एक्यूरेसी से और तुरंत की तुरंत जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो। लास्ट क्वेश्चन।
सो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या हो गया है, क्रिटिकल मीन्स इम्पॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि वो जो काउंसिल है जो कि हर क्वार्टर में मिलती है, लेकिन अभी तक 2022 से अभी तक 6 बार मिली है, तो कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग है मिलना? असेंबल्ड का मीनिंग मिलना है, कन्वीन का मीनिंग मिलना है, गैदर्ड, कन्वीन्ड का मीनिंग भी क्या है, गैदर्ड। ये तो मैम हेल्प हो गई, यहाँ पे भी असेंबल लिखा हुआ था। एडजर्न्ड का मीनिंग क्या होता है? द कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। कोर्ट को एडजर्न किया जाता है अगली डेट ऑफ हियरिंग तक। तो एडजर्न का मीनिंग क्या हो गया? एडजर्न का मीनिंग हो गया कि भाई वहीं पे खत्म कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, या वही वाले सेशन को रोक दिया गया अंटिल अ फर्दर डेट। तो ये तो उल्टा हो गया। तो आंसर इज ए एंड सी। क्लियर सभी को? मजा आया क्लोज टेस्ट के पार्ट 1 में? चलो अब हम क्लोज टेस्ट का पार्ट 2 करेंगे कल, जिसमें हम कौन सा पैटर्न करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। अब हम एक ये वाला पैटर्न करेंगे जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया गया होगा, बहुत सारे फ्रेजेस होंगे, आपको बताना है कौन सा फ्रेज कहाँ पर आएगा। ये वाला पैटर्न बहुत फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम्स में आ रहा है, तो अगली क्लास में हम ये पैटर्न करेंगे। तो हम बताएंगे कौन सा फ्रेज कहाँ कहाँ आएगा। तो ये सारे के सारे पैटर्न हम आपकी अगली क्लास में करेंगे, ठीक है? आई होप आप लोगों को जो उम्मीदें थी परफेक्शन 5.0 से वो पूरी हो रही है। यस और नो? बस एक बात कहूंगी, एग्जामिनेशन तक रेगुलरली आ जाना। फिर चाहे आरआरबी पीओ हो, चाहे आरआरबी क्लर्क हो, आईबीपीएस पीओ हो, चाहे आईबीपीएस क्लर्क हो, एसबीआई पीओ हो, आरबीआई ग्रेड बी का प्रीलिम्स हो, एसएससी हो, कैट हो, डिफेंस हो, कोई भी इंग्लिश का पेपर हो, बहुत इजी लगेगा। बस एग्जामिनेशन तक एक अपने आप से प्रॉमिस कर लेना, एक वादा कर लेना कि रेगुलर आना है। वोकैबुलरी याद हो जाएगी, बार बार मैं उस वर्ड को रिपीट करूंगी, एक क्लास में करूंगी, फिर हो सकता है 4th-5th क्लास में दोबारा करूं, फिर दोबारा करूंगी, मैं बार बार उस वर्ड को रिपीट करूंगी, बार बार वो वर्ड सेंटेंस में आएगा, बार बार वो वर्ड क्वेश्चन में आएगा, अपने आप याद हो जाएगा। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना। हाँ, वो कैब के लिए अगर एक्स्ट्रा एफर्ट कर सकते हो तो ये कर लेना, 20 मिनट रोज वो कैब प्रोडोजी पढ़ लेना। ये आपकी तरफ से एक एक्स्ट्रा एफर्ट हो जाएगी वो कैब में। हिंदू की वोकैबुलरी आप रोज पढ़ ही रहे हो, तो एडिटोरियल प्लस परफेक्शन और एक एक्स्ट्रा एफर्ट, ये मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम्स, मोर देन सफिशिएंट। एक चीज और इसमें 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। यस, चलो तो आज का सेशन एंड करते हैं। एक क्वेश्चन मैं सभी से पूछती हूँ, आज फिर से पूछूंगी। आर यू गिविंग योर 100% टू योर प्रिपरेशन? क्या आप अपनी तैयारी को अपना 100% दे रहे हैं? इफ यस, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं दे रहे तो इस क्लास के बाद 10 मिनट खाली बैठना, कॉपी पेन लेना, वो सारे कारण लिखना जिसकी वजह से आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हो। एक बार रीजंस लिख लोगे ना तो दिमाग ऑटोमेटिकली काम करेगा उन रीजंस को हटाने में। बट सबसे पहले रीजंस जरूर लिखना जो बच्चे अपना 100% नहीं दे रहे। थैंक यू एवरीवन।